हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट के ऊपर मॉक टेस्ट नंबर 1। तो दोस्तों, ये हमारा पहला मॉक टेस्ट रहेगा वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि इस पेपर में 4 मेन सेक्शंस हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का रहेगा, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का, इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का रहेगा और रीजनिंग आपका रहेगा 20 मार्क्स का। तो इन 4 पोर्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। तो आपको पता है कि जो आपका पहला पोर्शन है आपके सिलेबस में वो है बेसिक मैथमेटिक्स, तो जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले पोर्शन के साथ, बेसिक मैथमेटिक्स से। आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है और एंड में कमेंट भी करना है कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं इस पेपर में और इसका लेवल क्या रहा है पूरे मॉक टेस्ट का, वो भी आप ज़रूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। परसेंटेज का ये क्वेश्चन है। 36% ऑफ 250 इंटू 18% ऑफ 50। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क में दिया गया है, वो आपको निकालना है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से हम कर लेते हैं इसको। 36% ऑफ 250 इंटू 18% ऑफ 50। तो यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व करें। 51 ज़ार 50, 52 ज़ार 100, 2 1 ज़ार 2, 9 2 ज़ार 18। इसके बाद यहाँ पर ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 18 2 ज़ार 36। तो यहाँ पर आएगा 18 इंटू 5 इंटू 9। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 18 5 ज़ार होता है 90, 90 इंटू 9 होता है 810। तो आपके पास 810 आया, -10 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास जो भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो 800 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 46% ऑफ 156 माइनस आपको करना है 23.76। तो इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा 48। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए और यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा बी ऑप्शन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको बताना है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी डी एंड ई इज 52। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। तो यहाँ पर 5 कंसेक्यूटिव आपको इवन नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि बी और ई का प्रोडक्ट क्या होगा। तो लेट हम करते हैं कि जो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं वो होंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। तो ये होंगे 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो आपको पता है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं 5, तो यहाँ पर एवरेज हमें दिया गया है वो है 52। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास निकल कर आएगी वो है सॉल्व करके हमारे वो आएगी x इज इक्वल टू 48। तो x हमने क्या रखा था a। अब हमें प्रोडक्ट निकालना है b और e का। तो b हमारे पास क्या आएगा 48 प्लस 2, यानी कि b हमारे पास आएगा 50 और e हमारे पास क्या रहेगा 48 प्लस 8 56। तो यहाँ पर हम करेंगे 50 इंटू 56। तो ये हमारे पास निकल कर आएगा 2800। तो 2800 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दोस्तों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली
इज 49.5, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। यहाँ पर भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। लेट हम कर लेते हैं कि ए जो है वो है x प्लस बी है x प्लस 1, सी हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और डी हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पर ये है सम ऑफ नंबर्स और यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हैं वो है 4। हमें निकालना है, जो हमारे पास एवरेज दिया गया है वो है 49.5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे b और d का। तो हमारे पास यहाँ पर भी x की वैल्यू निकल कर आएगी, x आएगी हमारे पास 48। तो b जो है वो क्या रहेगा, क्योंकि a 48 था तो b हमारे पास रहेगा 48 प्लस 1 49, और हमारे पास जो d है वो रहेगा 51। तो 49 मल्टीप्लाइड बाय 51, हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 2499। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स इज। पहले 20 इवन नंबर्स की आपको एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट n consecutive इवन नंबर्स। एवरेज ऑफ फर्स्ट n consecutive नंबर्स इज इक्वल टू कितना होता है, n प्लस 1। कितना होता है, n प्लस 1। तो यहाँ पर n क्या है, n है 20 प्लस 1 हो गया 21 इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार से अगर ऑड का निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता है n। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहां पे आपको पूछा गया है A and B together can do a piece of work in 4 days. If A alone can do it in 6 days, then in how many days B can alone complete the same piece of work? तो यहाँ पर पूछा गया है कि A और B एक साथ काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, वो 4 दिनों में पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर A अकेले काम कर रहा है तो वो 6 दिनों में उसको कंप्लीट कर रहा है। तो आपको बताना है कि B अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि A और B अगर एक साथ काम कर रहे हैं x डेज में, यहाँ पर हम इस प्रकार से कर लेते हैं। अगर A प्लस B एक साथ काम कर रहे हैं x डेज में, और फिर अगर A अकेले काम कर रहा है y डेज में, उस काम को पूरा कर रहा है, तो B उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो B उस काम को करेगा, B इक्वल टू होगा XY अपॉन Y माइनस X डेज। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर x क्या है, x है 4 और y है 6। तो 4 इंटू 6 हो गया 24 अपॉन 6 माइनस 4 हो गया 2। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसका दूसरा भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक दिन का काम निकाल सकते हैं आप बी का, तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अब हम। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया है ए एंड बी कैन डू work in 15 days, B and C in 20 days, C and A in 12 days. In how many days can they complete it if they work together? तो A और B 15 दिनों में कर रहा है किसी काम को, B और C 20 डेज में, और C और A 12 डेज में। तो साथ में अगर वो सारे काम करेंगे A B C, तो कितने टाइम में वो कंप्लीट करेंगे उस काम को। तो यहाँ पर भी आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊँगा, आपको लॉन्ग कट नहीं बताऊँगा। यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला है, अगर A और B कोई काम कर रहे हैं X डेज में, मान लीजिए ए और बी एक्स डेज में कर रहे हैं, और बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं वाई डेज में, और सी और ए काम कर रहे हैं एक साथ जेड डेज में। तो एक साथ वो काम कितने टाइम में करेंगे? वो करेंगे 2 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स यहाँ पर 15 डेज है, y आपके पास यहाँ पर 20 डेज है, और z है 12 डेज। तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, इस फार्मूले के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा 10। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, अ बोट गोज 6 किलोमीटर इन आवर इन स्टिल वाटर बट इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। द स्पीड ऑफ द करंट इन किलोमीटर पर आवर इज। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक बोट है जो कि एक स्टिल वाटर में वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, पर जब वे वापस आ रही है तो 3 गुना ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है वही डिस्टेंस कवर करने में। तो स्पीड ऑफ द करंट, वो जो करंट होगी स्टिल वाटर की, वो कितने
कितनी उसकी स्पीड होगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर आपको फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या है कि अगर स्पीड की बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और जब वो वापस आ रही है तो 3 गुना ज़्यादा टाइम लगा रही है उसकी जो बोट की स्पीड है, और करंट की स्पीड जो है यहाँ पर हम रख लेते हैं x। तो बोट की स्पीड 6 है माइनस x ब्रैकेट में आ जाएगा, तो यहाँ से आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपके पास निकल कर आएगा वो है 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर करंट की स्पीड रहेगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, इफ़ a इज टू b इक्वल टू 2:3, b इज टू c इक्वल टू 5:6, c इज टू d 2:1 है, देन फाइंड a इज टू b इज टू c इज टू d एंड a इज टू d क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉमन निकालना पड़ेगा हर एक रेशियो में। तो यहाँ पर क्या है, a इज टू b आपके पास है 2:3। अगर आपके पास a इज टू b है 2:3 और b इज टू c है आपके पास 5:6, तो यहाँ पर 5 और 3 का आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले a टू b को हम करेंगे मल्टीप्लाई 5 के साथ और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास रेशियो आ जाएगा 10:15 और यहाँ पर हमारे पास रेशियो आ जाएगा 15:18। तो इस प्रकार से हम करेंगे। फिर इसी प्रकार से हम b/c हमने कर दिया, a/b हमने कर लिया, अब c/d हम करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 15:18 आ रहा है। तो 15:18 को हमने क्या करना है, 2:1 को हमने 2 का कॉमन निकालना है यहाँ पर, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 क्या आएगा 9। तो इस प्रकार से आएगा, हमारे पास तीनों रेशियो आ जाएंगे, a/b/c/d। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन निकाल के हमारे पास आ जाएगा 10:15 हमारे पास 18 आ जाएगा और a/2 आ जाएगा 9। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a/d क्या रहेगा। तो a हमारे पास 10 है तो d है हमारे पास 9, 10:9। ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है दोस्तों, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन्स इन द रेशियो ऑफ 3:4। इफ द शेयर ऑफ 1 पर्सन इज ₹20 लेस देन द अदर, फाइंड द सम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक सर्टेन सम है, एक सर्टेन अमाउंट है, दो लोगों के बीच में इसको बांटा गया है 3:4 के रेशियो में। अगर जो शेयर है एक पर्सन का ₹20 कम है दूसरे पर्सन से, तो सम क्या रहेगा। तो हम लेट करते हैं, हमारे पास हम लेट करते हैं कि सम जो है सम है वो है x। ठीक है, सम हमारे पास कितना है x। पहले पर्सन को मिला है, फर्स्ट पर्सन को मिला है कितना 3:4 के रेशियो में है, तो 3/7 ऑफ x, 3/7 ऑफ x फर्स्ट पर्सन को मिला है और सेकंड पर्सन को मिलेगा 4/7 ऑफ x। 3/7 ऑफ x, 4/7 ऑफ x सेकंड पर्सन को मिलेगा। अब इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर बताया गया है कि एक का जो डिफरेंस बताया गया है कि दोनों में डिफरेंस जो है ₹20 का है। तो 4/7 ऑफ x हम करेंगे 4/7 ऑफ x हम करेंगे माइनस 3/7 ऑफ x के साथ उसका डिफरेंस जो है यहाँ पर बताया है 20। तो यहाँ से आप निकालेंगे x को, तो यहाँ से आपको x निकल जाएगा, वो आएगा हमारे पास 140 हमारे पास आ जाएगा। तो यह हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये हमारे पास रहेगा बी ऑप्शन। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है हमारे स्क्रीन के ऊपर। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 and 15 इज, और 5 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या रहेगा। तो लेट हम करते हैं कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो रहेगा x। तो यहाँ पर हमारे पास 5:15 है, उसका हम इस प्रकार से थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते हैं। यहाँ पर 15 है, 15:2 हमारे पास क्या है x है। तो यहाँ पर 5/15 हो जाएगा और हो जाएगा इक्वल टू 15/x। तो यहाँ से आप निकालेंगे x की वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो है निकल कर आएगी 45। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है, अ मदर्स एज इज 4 times that of his son 8 years before the mother's age was 16 times that of the son, mother's age is। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, यहाँ पर बताया गया है पहले कि मदर एज जो एक माँ है उसकी एज 4 गुना ज़्यादा है उसके बेटे से,
8 साल पहले उसी माँ की एज 16 गुना ज़्यादा थी उसके बेटे से, तो मदर की एज अभी क्या होगी, तो वो आपको बताना है। तो लेट हम करते हैं यहाँ पर कि सन की एज है x, लेट करते हैं कि सन की एज है कितनी, x, मदर की एज क्या होगी, मदर की एज होगी 4x, ओके, क्योंकि 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि 8 साल पहले सन की एज क्या होगी, x-8 होगी, और मदर की एज क्या होगी, वो होगी 4x-8, ओके, ये होगी इसकी एज। अब यहाँ पर क्या है, हमें बताया गया है कि जो 8 साल पहले मदर की एज थी वो 16 टाइम्स ज़्यादा थी। तो 8 साल पहले जो है 4x-8, मदर की एज क्या थी, 16 टाइम्स थी किसकी एज के, सन की एज के। सन की एज कितनी थी, x-8, 8 साल पहले x-8 थी, तो यहाँ से आप x निकाल देंगे। x क्या है हमारे पास, x किसकी एज है, वो है सन की एज, तो x हमारे पास निकल कर आएगा कितना, इसको सॉल्व करके आप कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको x निकल कर आएगा 10। पर यहाँ पे हमें मदर की एज निकालनी है, तो मदर की एज कितनी थी, 4 टाइम्स थी ऑप्शन, तो वो आएगी 10 × 4, जो कि हमारे पास निकल कर आएगी 40। ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 अब हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है ए इज ओल्डर देन बी बाय 5 ईयर, 7 ईयर्स हेंस थ्राइस एज शैल बी इक्वल टू 4 टाइम्स दैट ऑफ बी, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज। यहाँ पर आपको बताना है कि ए बी से बड़ा है 5 साल, 7 साल बाद ए की जो 3 टाइम्स ए की एज जो रहेगी वो बन जाएगी 4 टाइम्स दैट ऑफ एज ऑफ अ बी। तो एज जो है प्रेजेंट एज क्या रहेगी ए की, वो क्या रहेगी, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, लेट करेंगे कि ए की एज है एक्स। अगर ए की एज है एक्स तो बी की एज हमारे पास क्या रहेगी, क्योंकि ए जो है 5 साल बड़ा है तो बी की एज रहेगी x-5। ये ए की एज है और ये है बी की एज जो कि रहेगी x-5। अब 7 साल बाद क्या हो जाएगा, ए की एज कितनी हो जाएगी, ए की एज हो जाएगी x+7 और बी की एज हो जाएगी x-5+7, ठीक है, ओके, ये 7 साल बाद एज रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 गुना जो है x की एज के, 3 गुना जो है x की एज के, ये है 3 गुना ऑफ x की एज, x की एज क्या है x+7, ठीक है, ये हो जाएगी किसके बराबर, 4 टाइम्स ऑफ x-5 +7। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x को निकाल लेंगे, तो x यहाँ पर हमारे पास निकल करके आएगा 13, और x ही हमारे को निकालना है क्योंकि a की एज हमें निकालनी है, तो a की एज हमारे पास आ जाएगी डी ऑप्शन 13 आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है द एवरेज एज ऑफ 6 चिल्ड्रन इज 7 ईयर। एवरेज एज जो है 6 बच्चों की एवरेज एज 7 ईयर है। अगर उनकी फादर की एज को उनके साथ में मिलाया जाए तो एवरेज एज जो है 5 साल तक इंक्रीज हो रही है, 5 साल से इंक्रीज हो रही है, तो फादर की एज क्या होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि एवरेज एज जो है चिल्ड्रंस की वो कितनी है, 7 ईयर्स है, तो 6 चिल्ड्रन है, तो हमारे पास जो सम रहेगा एज का, 6 चिल्ड्रंस की एज का सम जो रहेगा वो रहेगा कितना, 7 × 6 कितना रहेगा, 42। ओके, 42 हमारे पास सम ऑफ एज ऑफ 6 चिल्ड्रन आ गया। अब हमारे पास 42 ईयर्स इसकी सम ऑफ एज ऑफ 6 चिल्ड्रन आ गया। अब हमारे पास जब फादर की एज भी हम ऐड कर रहे हैं, फादर की एज भी इसमें हम ऐड कर रहे हैं, तो तब हमारे पास जो एवरेज एज है 5 साल बढ़ रही है, तो 7 × 5 साल बढ़ रही है एज, 7 + 5, 7 + 5 कितना हो गया, 12, 12 × 7 हो गया, हमारे पास कितना निकल कर आएगा, हमारे पास 84। तो 84 हमारे पास, जब फादर की एज भी हम मिला रहे हैं तो जो फादर की एज रहेगी वो क्या रहेगी, 84 - 42, वो रहेगी हमारे पास 42। इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए ऑप्शन। उस प्रकार से आपको अब अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 4 and 496, इफ वन ऑफ द नंबर इज 124, फाइंड द अनदर नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर HCF और LCM आपको दिया गया है, HCF आपको 4 दिया गया है और LCM आपको 496 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर एक नंबर आपके पास 124 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट जो होता है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फर्स्ट नंबर आ गया, अगर फर्स्ट नंबर है ये और मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड नंबर के साथ, जो भी होगा तो वो होता है किसके बराबर, वो होता है LCM × HCF के बराबर।
तो यहाँ से आप निकाल लेंगे जो दूसरा नंबर है। पहला नंबर आपको 124 दिया है, तो दूसरा नंबर आप यहाँ से निकाल लेंगे। एलसीएम भी दिया है, एचसीएफ भी आपके पास दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका निकल कर आ जाएगा आपके पास 16। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं अब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताया गया है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 11 एंड 15 लीव्स 8 एज रिमाइंडर इन ईच केस। तो यहाँ पर लीस्ट नंबर क्या रहेगा जिसको जब डिवाइड किया जाता है 9, 11 और 15 से, तो 8 का रिमाइंडर रखता है हर एक केस में। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर किसका एलसीएम निकालेंगे, 9, 11 और 15 का, और प्लस हम कर देंगे इसको यहाँ पर जो भी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है वो है 8। तो यहाँ से आपको ये आंसर निकल जाएगा। तो एलसीएम निकलेगा 9, 11 और 15 का, वो निकलेगा 495। 495 प्लस 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 503। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा गया है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495। दो नंबर्स हैं, हमें पता नहीं कौन से नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम है 495। एचसीएफ उन दोनों नंबर्स का है 5। अगर सम जो है दोनों नंबर्स का 100 है तो डिफरेंस क्या होगा दोनों नंबर्स का, तो हम लेट कर देंगे यहाँ पर जो भी दोनों नंबर्स हैं वो हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई दोनों नंबर्स हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास जो एलसीएम दिया गया है दो नंबर्स का वो है 495 और एचसीएफ दिया गया है 5। तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या मैंने पहले भी बताया कि 2x इंटू वाई प्रोडक्ट जो है दोनों नंबर्स का वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है 495, एचसीएफ है 5। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट निकल जाएगा। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 2475। ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल कर आ गया। हमें नंबर्स हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का। अब हमारे पास हमको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ से हम आगे हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस जो ये फॉर्मूला लगता है यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसका यहाँ पर आ जाएगा। ये है डिफरेंस जो है दो नंबर्स, उन दो नंबर्स का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू सम ऑफ टू नंबर्स का स्क्वायर, वो होता है प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x वाई। ये होता है हमारे पास ये फॉर्मूला। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है, सम ऑफ टू नंबर्स है 100। 100 का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 10,000। और हमें क्या निकालना है, माइनस इसमें से करना है, क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस हमने करना है 4xy। 4xy क्या आ जाएगा, 4 इंटू एक्स इंटू वाई हमने पहले निकाला था, वो आएगा 2475। तो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा 4 इंटू 2475। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये है डिफरेंस का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 10। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड इज ऑब्टेन एट दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉइन है, दो बार उसको टॉस किया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दो बार टॉस किया गया है तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स जो है हमारे पास NS, जो टोटल आउटकम्स है कितने आएंगे, टोटल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे या तो हेड आ जाएगा, जो दोनों हमारे पास कॉइन्स है उन पर हेड आ जाएगा, या हमारे पास हेड टेल आ जाएगा, या हमारे पास आ जाएगा टेल हेड, पहली कॉइन पे टेल, दूसरी कॉइन पे हेड, और या हमारे पास आ जाएगा टेल। तो हाँ, अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 4 आ गए। अब हमें निकालना है कि कितनों में एटलीस्ट एक हेड आया है, एटलीस्ट एक हेड, इसमें भी हेड आया है, इसमें भी हेड आया है, इसमें भी हेड आया है, तो 3 आउटकम्स में एक हेड आया है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/4। तो 3/4 यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है रेड कार्ड को ड्रॉ करने की पूरे एक प्लेइंग कार्ड का जो डेक होता है उसमें से।
तो यहाँ पर आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, ये आगे टोटल। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने रहते हैं, रेड कार्ड्स हमारे पास रहते हैं 26, आधे रेड आधे ब्लैक। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो 26/52 आ जाएगी। तो 26 1 26, 22 6 2s आर 52, तो 1/2 आ जाएगी यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग बेस 20 सेंटीमीटर इज। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक ट्राइंगल है जिसकी बेस 15 सेंटीमीटर दी गई है और हाइट हमारे पास दी गई है 12 सेंटीमीटर। बेस भी दी है, हाइट भी दी है। आपको बताया कि ट्राइंगल जो है इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर दूसरी एक और ट्राइंगल है जिसकी हाइट जो है बताया गया है कि वो डबल है एरिया से, हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर, जिसकी बेस है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना है इसको। यहाँ पर आ जाएगा जो दूसरी ट्राइंगल है वो 2 टाइम्स है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट क्या है पहले ट्राइंगल की 15 इंटू 12 है। ओके, अब हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है उसकी हमारे पास हमें बेस तो नहीं दी है, हाइट हमारे पास दी है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू एक्स हम कर लेंगे बेस, हाइट हमारे पास क्या है दी हुई है 20। तो इस प्रकार से आप एक्स निकाल लेंगे, बेस आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेस आ जाएगी, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। अब हम रीजनिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी पूछे जाएंगे वाइल्ड लाइफ गार्ड, वेटरनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपको यहाँ पर बताया गया है फॉडर रिलेटेड टू कैटल, फॉडर रिलेटेड टू कैटल। तो आपके पास अब ऑप्शन आपको आंसर में देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका ऑप्शन, ग्रास रिलेटेड टू हॉर्स, क्योंकि फॉडर जो है कैटल खाती है और ग्रास हॉर्स खाता है। क्वेश्चन नंबर 12 सेलर कौन इस्तेमाल करता है, सेलर क्या इस्तेमाल करता है, वो कंपास का इस्तेमाल करता है। और डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज वन ऑफ द गिवन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। यहाँ पर नंबर सीरीज के क्वेश्चन बताए गए हैं। यहाँ पर एक नंबर जो है सीरीज में जो भी सीरीज दी गई है उसमें गलत है, उस रॉन्ग नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में किस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 23 में ये जो सीरीज़ दी गई 56, 58, 62, 70, 84, 118 और 182। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहले यहाँ पर +2 किया गया है, उसके बाद +4 किया गया है, उसके बाद +8 किया गया है। अब यहाँ पर किस प्रकार से है, 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 4 को मल्टीप्लाई कर 2। अब अगला जो ऐड होना चाहिए था वो होना चाहिए था 8 × 2 16 और 70 + 16 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 86, पर यहाँ पर क्या है 84 है। तो यानी कि ये वाला जो है ये रॉन्ग नंबर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132। तो यहाँ पर पहले क्या ऐड किया गया है, यहाँ पर पहले ऐड किया गया है, यहाँ पर इसका आंसर तो आपको डी है। यहाँ पर पहले 4 ऐड किया गया है, फिर 14 को जो है इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, फिर से 4 ऐड किया गया है और फिर 2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर से 4 ऐड किया गया है और फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था जो कि आता 136, पर यहाँ पर क्या आ रहा है 132। तो ये वाला रॉन्ग नंबर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2, 7, 14, 23, 36। तो यहाँ पर पहले 5 ऐड किया गया है, फिर 7 ऐड किया गया है, फिर यहाँ पर 9 ऐड किया गया है। अब यहाँ पर 11 ऐड होना चाहिए था, तो 11 ऐड होना चाहिए था, पर जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता 34, पर यहाँ पर क्या है 36। तो यहाँ पर ये वाला गलत है। तो 25 का सही आंसर क्या बन जाएगा 36, सी ऑप्शन। अब यहाँ पर हमारे पास अगले जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास हैं कोडिंग डिकोडिंग के। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज DAMSAR, हाउ कैन MUMBAI मुंबई बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस कोड लैंग्वेज का आपको डिकोड करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, MAD को उल्टा लिखा गया है DAM,
RAS को उल्टा लिखा गया SAR, तो इसी प्रकार से MUM को उल्टा हम लिखेंगे MUM बन जाएगा, BI को उल्टा लिखेंगे तो IAB बन जाएगा। तो सही आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी सर्टेन लैंग्वेज में आपको मार्स MARS का यहाँ पर कोड दिया गया है ZNEF। तो आर्म्स का आपको बताना है, तो A का कोड यहाँ पर क्या है, A का कोड है N, R का कोड क्या है E, M का कोड क्या है Z और S का कोड क्या है, S का कोड है F। तो NEZF, ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, यहाँ पर भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज नो मोर फूड इज रिटन एज टाकाडा, नो मोर फूड लिखा गया है टाकाडा में, मोर देन दैट लिखा गया है सा पा का में, देन हाउ विल दैट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा है नो मोर फूड, नो मोर फूड किस प्रकार से लिखा गया है टाकाडा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, मोर और मोर कॉमन है दोनों में, और इनमें भी देखना आपको कॉमन क्या है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, का, इसमें भी कॉमन है का, यानी कि मोर का कोड क्या है वो है का। अब आपको बताना है कि दैट का कोड क्या होगा। दैट का कोड हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दैट इसमें है तो इसमें दो हैं यहाँ पर सा और पा, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए रिचा वॉक्ड 3 मीटर साउथ, देन शी टर्न लेफ्ट एंड देन वॉक्ड 4 मीटर, हाउ फार शी इज नो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस प्रकार से हम बना देंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर पॉइंट ए से ये स्टार्ट कर रही है और ये साउथ की तरफ 3 मीटर मूव कर रही है। तो यहाँ पर है पॉइंट ए, ये साउथ की तरफ 3 मीटर आ गई। अब इसने क्या किया, शी टर्न्ड लेफ्ट, तो शी टर्न्ड लेफ्ट इस तरफ मूव की और यहाँ पर इसने 4 मीटर यहाँ पर वॉक किया। उसके बाद हाउ फार इज शी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर ये है। तो यहाँ पर हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर, जो कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और प्लस आ जाएगा हाइट का स्क्वायर 16 प्लस 9 आ जाएगा 25 का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5, तो हाइपोटेनस आ जाएगा हमारे पास 5। तो इस डायरेक्शन में थी, तो इस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है हमारे पास साउथ ईस्ट, 5 मीटर साउथ ईस्ट। सी ऑप्शन का सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसको भी सॉल्व करना। मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 5 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो यहाँ पर भी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से बनाना है। अब एक आदमी है जो कि 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, यहाँ पर था, इस तरफ गया 5 किलोमीटर, उसके बाद ईस्ट की तरफ इसके बाद इसने राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला। ओके, उसके बाद ही टर्न्स लेफ्ट और कितना गया 5 किलोमीटर। अब हमारे पास इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ये ईस्ट की तरफ अभी फेस कर रहा है, तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है कमल इज फेसिंग साउथ। अब यहाँ पर भी इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है। कमल अगर साउथ की तरफ फेस कर रहा है, यहाँ पर इस तरफ ये फेस कर रहा है, ये कमल है इस पॉइंट पे, इस तरफ ये फेस कर रहा है। अब ये 135 डिग्री ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो 90 डिग्री यहाँ तक आ गया, उसके बाद 135 यहाँ तक आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये फेस करेगा। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ ईस्ट होगी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा इधर तक, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा क्लॉकवाइज। अब ये कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ये फेस कर रहा है साउथ वेस्ट को, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इफ बी सेज दैट इज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। यहाँ पर आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर बी कह रहा है, मान लो ये है बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है दैट हिज मदर, तो हिज की मदर हम एम रख लेते हैं, हिज मदर ये है इसका बेटा, एम का बेटा है, ये इसकी मदर है बी की। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एज मदर, ए की मदर हम ए यहाँ पर रख लेते हैं, ए की मदर है ये एम टी। तो
ये है इसकी बी जो एम का बेटा है, एम जो है क्या है, डॉटर है किसकी, ए की मदर की, यानी कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है। अब यहाँ पर आपको ए और बी का रिलेशन बताना है, तो ये क्या है, बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी एज अंकल, क्या है, अंकल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आ जाएगा डी। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 33 को भी करना है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, ही इज द, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से करना है। अब एक वुमेन जो है वो एक मैन, एम हम रख लेते हैं, मैन को देखकर बता रही है कि ही इज़ अ ब्रदर, ये क्या है, ब्रदर है किसका, ब्रदर है उसकी अंकल की डॉटर का, यू डी हम लिखते हैं, अंकल की डॉटर का ये ब्रदर है। एंड ही इज़ ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, अंकल की बेटी का, अंकल्स डॉटर ये है, और अंकल यहाँ पर आ गया, अंकल की बेटी ये है। अब हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू वुमन, अंकल्स डॉटर है तो ये भी इसकी क्या होगी, अंकल्स डॉटर की ये जो डब्ल्यू है वुमन है वो होगी इसकी सिस्टर होगी। तो एम कैसे रिलेटेड होगा, एम होगा डब्ल्यू से रिलेटेड एज अ कजिन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया है Q इज द सन ऑफ P। यहाँ पर क्या है, P का बेटा है कौन, Q, Q है P का बेटा, सन ऑफ Q। देन यहाँ पर आपको बताया गया Q, X इज डॉटर ऑफ Q, X क्या है, X है किसकी डॉटर, Q की, ओके। उसके बाद है यहाँ पर और इज द ऑन्ट ऑफ X, और क्या है, R है किसकी ऑन्ट, X की है, R है ऑन्ट, ऑन्ट यानी कि बुआ, बुआ है किसकी, X की। अब R का बेटा है क्या, R का बेटा है L, तो L और P का क्या रिलेशन होगा, L और P का रिलेशन होगा, P होगा ग्रैंड सन ऑफ L, P ग्रैंड, यहाँ पर P और L का क्या रिलेशन होगा, ग्रैंड सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दी गई क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 37 तक। इन दीज क्वेश्चंस 2 और 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स 1 एंड 2। यहाँ पर 2 या 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसके बाद कंक्लूजन्स भी दिए गए हैं 2। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू इवन इफ फैक्ट्स एंड then decide which of the given conclusions logically follows from the given statement disregarding commonly known facts। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स दिएंगे उनको आपको बिल्कुल पूरी तरीके से सच मानना है, और जो भी कॉमनली नोन फैक्ट्स हैं उनको आपको नज़रअंदाज करना है। उन स्टेटमेंट्स को आपको पूरी तरह से सही मानना है, और उसके बाद कंक्लूजन्स जो हैं उन स्टेटमेंट्स के आधार पर आपको बताना है कि सही हैं, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगर दोनों कंक्लूजन सही हैं तो यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, अगर इफ़ नहीं, अगर एक कोई भी कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन सही है तो ए ऑप्शन आएगा, अगर दोनों कंक्लूजन सही है तो बी, अगर कोई भी कंक्लूजन सही है तो सी, अगर एक ओनली कंक्लूजन 2 सही है तो तब डी, और अगर ओनली कंक्लूजन 1 सही है तो तब ई आएगा। इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया ऑल फोटोज़ और सिग्नेचर्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सभी फोटोज़, यहाँ पर सभी फोटोज़, पी से हम डिनोट करते हैं फोटोज़ को, ऑल फोटोज़ आर सिग्नेचर्स, सॉरी यहाँ पर है फोटोज़, ऑल फोटोज़ आर सिग्नेचर्स, सिग्नेचर्स ये हैं, और ऑल ट्यूब्स आर सिग्नेचर्स, तो टी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो कंक्लूजन पहला क्या दिया गया है कि एटलीस्ट सम ट्यूब्स आर फोटोज़, एटलीस्ट सम ट्यूब्स, एटलीस्ट कुछ ट्यूब्स जो हैं वो फोटोज़ होंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ ट्यूब्स हैं फोटोज़ होंगी, तो पहला जो कंक्लूजन है वो गलत है। उसके बाद जो सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ऑल फोटोज़ आर ट्यूब्स, तो सभी फोटोज़ भी ट्यूब्स होंगी, ये भी सही नहीं है। तो नाइदर कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू नाइदर सेकंड इज़ ट्रू, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार से अब आपके पास जो सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर आपको बताया गया है क्या, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिया है कि ऑल हॉर्सेज आर गोट्स। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑल हॉर्सेज, सभी हॉर्सेज जो हैं, ऐसे डिनोट करते हैं हॉर्सेज को, जी से हम करते हैं गोट्स को, सभी हॉर्सेज जो हैं वो हैं गोट्स। और यहाँ पर बताया गया सेकंड स्टेटमेंट में कि नो गोट्स आर
इज अ डंकी, नो गोट इज अ डंकी। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया गया है, नो हॉर्स इज अ डंकी। तो कोई भी हॉर्स, जब सभी हॉर्सेस गोट्स हैं तो कोई भी हॉर्स डंकी भी नहीं होगा, ये सही है। एटलीस्ट सम गोट्स और हॉर्सेस, एटलीस्ट कुछ गोट्स जो हैं वो हॉर्सेस भी होंगी, बिल्कुल कुछ गोट्स हॉर्सेस भी होंगे। तो दोनों कंक्लूजन्स यहाँ पर सही हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, जब दोनों कंक्लूजन्स सही रहेंगी। उसी प्रकार से हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर क्या बताया गया स्टेटमेंट में, सम बुक्स और कार्स, कुछ बुक्स क्या हैं, वो हैं कार्स। कुछ बुक्स जो हैं वो क्या हैं, वो हैं कार्स। कुछ बुक्स हैं कार्स, ऑल बुक्स और टॉर्ट्स, सभी बुक्स जो हैं वो क्या हैं, टॉर्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा कंक्लूजन, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है क्या, सम कार्स और टॉर्ट्स। जब सारी बुक्स टॉर्ट्स हैं तो कुछ बुक्स कार्स भी हैं, तो कुछ कार्स टॉर्ट्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। पहला कंक्लूजन सही है, ऑल कार्स और टॉर्ट्स, ऑल कार्स और टॉर्ट्स यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ई ऑप्शन सही बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है। इसी प्रकार से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है, फिगर ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको निकालना है। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सभी इमेजेस को आप देखिए और आप बताइए कि कौन सा यहाँ पर अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका क्या है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन में ट्राइंगल है, बाकी सारे यहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर भी आपको फिगर ऑड वन आउट, यहाँ पर भी ऑड वन आउट आपको निकालना है। तो ये 3 ब्रैकेट्स हैं और चौथा यहाँ पर ये दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पर भी बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुका है रीजनिंग का, ये है यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कौन सा लेटर 8th होगा टू द राइट ऑफ 12th लेटर, 12th लेटर के राइट में, किस कहाँ से, लेफ्ट से इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो लेफ्ट प्लस राइट हम करेंगे तो एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर एक्स क्या है, 12 है प्लस 8 है, हमारे पास आ जाएगा 20। 20 क्या है, 20 से हमारे पास लेफ्ट से हमें गिनना है, तो लेफ्ट से हम गिनेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब हम चले आते हैं इंग्लिश की तरफ। बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे इस पेपर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको पूछा गया है, डेडिश आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। तो आर्टिकल का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा द आल्प्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन यूरोप। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, दिस इज मेड इन डैश डैश यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर भी आपको आर्टिकल बताना है, तो यहाँ पर आएगा दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं, हाउ मच वेट कैन डैश एंट कैरी। तो यहाँ पर भी आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा, हाउ मच वेट कैन एन एंट कैरी। सी बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार से अब आपको बताना है यहाँ पर चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द सेम मीनिंग। साइनोनिम बताना है किसका, सार्डोनिक का। सार्डोनिक का साइनोनिम क्या होता है, वो होता है मॉक करना, किसी को मॉक करना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको बताना है एम्पैथी का एंटोनियम। एम्पैथी का एंटोनियम क्या रहेगा, तो एम्पैथी का मीनिंग होता है किसी के साथ सहानुभूति, सिंपैथी, अप्रिसिएशन, वार्मथ, किसी को शो करना। तो इसका जो एंटोनियम है वो रहेगा अपैथी, विदाउट एनी फीलिंग्स। डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद आपको बताना है साइनोनियम ऑफ चैस्ट। चैस्ट का साइनोनियम क्या रहेगा, चैस्ट का साइनोनियम रहेगा प्योर। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड सेपियंट। सेपियंट का अपोजिट मीनिंग क्या रहेगा, तो दोस्तों सेपियंट का जो अपोजिट या एंटोनियम है वो होता है फुलिश। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूसडे। आई गॉट योर पार्सल ऑन ट्यूसडे, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। द केस वॉज पुट डैश द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर। तो यहाँ पर अभी आपको प्रपोजिशन बतानी, कौन सी प्रपोजिशन आएगी। द केस वॉज पुट बिफोर द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई सन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, ही इज प्राउड डैश हिज रिचेज। ही इज प्राउड ऑफ हिज रिचेज। क्वेश्चन नंबर 52, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट डैश रेन टुडे। इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट
विल रेन टुडे। तो ये मॉडल्स थे। क्वेश्चन नंबर 53 में भी आपको इस प्रकार से बताना है, डैश यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। यहाँ पर कौन सा मॉडल आएगा, यहाँ पर आएगा वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन आई वॉज स्मॉल आई ऑफ्टन डैश विद द अदर चिल्ड्रन इन आवर ब्लॉक। व्हेन आई वॉज स्मॉल आई ऑफ्टन प्लेड विद द अदर चिल्ड्रन इन आवर ब्लॉक। ये टेंसेस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर आपको बताना है, डोंट डैश मी यू हैव लॉस्ट योर कीज अगेन। तो यहाँ पर क्या आएगा, डोंट टेल मी यू हैव लॉस्ट योर कीज अगेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ चुके हैं, डायरेक्शंस आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 59 तक। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आपको करने हैं करेक्ट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा डिटरमाइनर आएगा यहाँ पर, ताकि हम कंप्लीट कर सकें सेंटेंस को। डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज मैरिड। तो यहाँ पर कौन सा आएगा डिटरमाइनर, यहाँ पर जाएगा ईच, दोनों, ईच ऑफ द टू सिस्टर इज मैरिड। क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाएगा, डैश ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ जाएगा बोथ ऑफ यू शुड अटेंड द कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 58, वी शुड इन्फॉर्म डैश ऑफ देम। वी शुड इन्फॉर्म ऑल ऑफ देम। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर डिटरमाइनर। दे हैव स्पेंट डैश फॉर देयर सन्स वेडिंग। दे हैव स्पेंट एनफ फॉर देयर सन्स वेडिंग। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर बताना है, चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिया गया है, उसके बाद आपको देखना है कि जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उसका सिमिलर मीनिंग है उस सेंटेंस से। मेरी हैड हार्डली सेड अ वर्ड सिंस द पार्टी बिगिन। मेरी ने कुछ भी नहीं कहा है जब से पार्टी शुरू हुई है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, मेरी हैड नॉट स्पोकन मच आफ्टर द पार्टी बिगेन। इन द बिगनिंग मेरी डिड नॉट स्पीक मच। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, मेरी हैड सेड मेनी वर्ड्स एट द एंड ऑफ द पार्टी बिगेन एंड मेरी ट्राइड टू नॉट स्पीक मच। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर है, मेरी हैड नॉट स्पोकन मच आफ्टर द पार्टी बिगेन। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो बोल्ड सेगमेंट आपको दिख रहा है उसमें से आपको बताना है कि अप्रोप्रिएट पोर्शन इसको कौन सा सब्सटीट्यूट करेगा। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड देन सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, द प्लेस इज टू मच नॉइजी। टू मच नॉइजी को हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं, नो सब्सटीट्यूशन, मच टू नॉइजी, टू मच नॉइजी या टू नॉइजी। तो सही आंसर आ जाएगा टू मच नॉइजी का आ जाएगा टू नॉइजी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 62, रीड द सेंटेंस एंड फिगर आउट विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। यहाँ पर भी आपको सेंटेंस को रीड करना है और उसके बाद फिगर आउट करना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। डू नॉट ओपन द डोर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर एक जो गिवन सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। ये सेंटेंस क्या है, इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, यहाँ पर जो पहला है इफ इंडिया विल विन, इफ इंडिया वन दिस मैच आएगा यहाँ पर यहाँ पर दिया गया इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, ये जो है यहाँ पर मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर स्पेलिंग बताने की कौन सी स्पेलिंग सही है। तो यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है अडल्टीरेट, ये स्पेलिंग इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, यहाँ पर है कैकोफोनी, डी ऑप्शन, CACOPHONY। अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। यहाँ पर हमारे पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका क्वेश्चन आ चुका है। पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है, उसके बाद इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको आपने आंसर करना है। तो चलिए एक बार मैं आपके लिए एक पैसेज पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। दोस्तों ये है इस प्रकार से पैसेज, मैनी पीपल बिलीव दैट साइंस एंड रिलीजन आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर, but this notion is wrong. As a matter of fact, both are complementary to each other. The aim of both these institutions is to explain different aspects of life, universe, and human existence. There is no doubt that the methods of science and religion are different. The method of science is observation, experimentation, and experience. Science takes its recourse to progressively march towards perfection. The rules of religion are faith, intuition, and spoken word of the enlightened in general. While science is inclined towards reason and rationality, spiritualism is the essence of religion. In early times, when man appeared on earth, he was overawed
at the sight of violent and powerful aspects of nature. In certain cases, the usefulness of different natural objects of nature overwhelmed man. Thus began the worship of forces of nature: fire, the sun, the rivers, the rocks, the trees, the snakes, etc. The Holy Scriptures were written by those who had developed harmony between external nature and their inner self. Their object was to ennoble, elevate, and liberate the human spirit and mind. But the priestly class took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation to its own advantage. Thus, the entire human race was in chains. Truth was flouted and progressive, liberal and truthful ideas or ideas expressing doubt and skepticism were suppressed and their holders punished. It was in these trying circumstances the science emerged as a savior of mankind, but its path was not smooth and safe. The scientists and free thinkers were tortured. This was the fate of Copernicus, Galileo, Bruno and others, but by science gained ग्राउंड। तो ये था हमारे पास पैसेज। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल सा पैसेज था, साइंस और रिलीजन के ऊपर बेस्ड था ये। तो दोनों का कॉन्ट्ररी बेसिस पे क्या क्या चीज़ें रही उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाई डज मैन वॉरशिप द फोर्सेज ऑफ नेचर। फोर्सेज ऑफ नेचर को मैन क्यों वॉरशिप किया, क्यों इसने शुरू किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन इसी प्रकार से हैं। तो आंसर इसका क्या था, आंसर है कि द वर्शिप एलिवेट्स एंड लिबरेट्स द ह्यूमन स्पिरिट और माइंड। ह्यूमन स्पिरिट और ह्यूमन माइंड को एलिवेट करने का काम वर्शिप ने किया। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट सही है, सभी आप पढ़ लीजिए। इसमें जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही था वो है रेजिमेंटल रिलीजन वॉज रिप्लेस्ड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल। रेजिमेंटल जो रिलीजन जो था उसके बाद वो किसने रिप्लेस किया था, वो रिप्लेस किया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ने। अब क्वेश्चन नंबर 68 में यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन बोथ। अब यहाँ पर पैसेज के हिसाब से साइंस और रिलीजन किस पे डिपेंड करते हैं, बोथ किस पे क्या करते हैं, बोथ एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। दोनों एम्प्लॉय करते हैं अलग अलग मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा गया था, व्हाई इज इट सेड इन द पैसेज दैट साइंस इमर्ज्ड एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो पैसेज में ये क्यों कहा गया था कि साइंस मैनकाइंड का सेवियर है, क्यों कहा गया था, क्योंकि मैन जो था, जो आदमी था, वो बहुत ज़्यादा बाउंड था किससे, रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्सी थी उससे वो बहुत ज़्यादा बाउंड था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइंस इमर्ज की एज अ सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैन वर्शिप्स द फोर्सेज ऑफ नेचर, ये सही है। मेथड्स ऑफ साइंस एंड रिलीजन आर डिफरेंट, ये भी सही है। फिर इसके बाद आपके पास दिया गया है रेजिमेंटल रिलीजन गॉट डिजनरेटेड इनटू ऑर्थोडॉक्सी, बिल्कुल। पर जो ये गैलीलियो और ब्रेनो है ये डिसिपल्स नहीं थे कोपरनिकस के। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। अब हमारे पास हमारा आखिरी सेक्शन आ चुका है, जनरल अवेयरनेस एंड साइंस। तो चलिए 50 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस और साइंस भी आपको पूछा जाएगा। तो चलिए ये भी स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके बाद आपका बिल्कुल मॉक टेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के 50 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। वास्को डिगामा रीच टू फेमस पोर्ट ऑफ कालीकट बाय द हेल्प ऑफ। वास्को डिगामा जो कि कालीकट के एक फेमस पोर्ट पे पहुंचा था, वो किसकी मदद से वहाँ पर पहुंचा था। 1498 में वास्को डिगामा इंडिया के कालीकट पोर्ट पे पहुंचा था। वो पहुंचा था किसकी मदद से, अरेबियन नेविगेटर था जिसका नाम था इब्न माजिद, उसके हेल्प से वो यहाँ पर पहुंचा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर ऑफ। परमानेंट सेटलमेंट किसकी फीचर थी, किसकी फीचर थी ये, परमानेंट सेटलमेंट थी जमींदारी सिस्टम की फीचर। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, मोपला रिविलियन ब्रोक आउट इन। मोपला रिविलियन जो कि पीजेंट मूवमेंट था, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था मलाबार में 1921 के अराउंड। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का फादर किसको कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ए ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको पूछा गया है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड बेंटिंग।
तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग, जो है 1857 में यहाँ पर गवर्नर जनरल थे इंडिया के। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब? शेर पंजाब किसको कहा जाता है? पॉपुलरली किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हु मेड द एग्रीमेंट बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन 1916? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, वो किसने एग्रीमेंट करवाया था? बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने ये करवाया था एग्रीमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 78, द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ? ग्रेट बाथ किस आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर पाया गया है? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें ये ग्रेट बाथ जो है किस आर्कियोलॉजिकल साइट पर पाया गया है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन तो उसका ही पार्ट है, उसमें किस साइट पर पाया गया है? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या फिर कालीबंगन? तो आपको पता होगा कि मोहनजोदाड़ो में ये ग्रेट पाथ पाया गया था इस साइट पे। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ आप चलते हैं। अब केव्स ऑफ अजंता एंड इलोरा आर लोकेटेड इन? अजंता और इलोरा केव्स कहाँ पर लोकेटेड हैं? नासिक, मुंबई, औरंगाबाद या फिर पुणे? ये हैं औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मथुरा स्टाइल मोस्टली फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर? तो ये पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन है। जो मथुरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी ये किस राजा के दौरान फ्लरिश की थी? सबसे ज़्यादा ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी मथुरा स्टाइल की पेंटिंग्स, तो वो बनाई जाती थी कनिष्का, जो कनिष्का था उसके दौरान पर ये फ्लरिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कि जो ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया का वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 81, ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया वो है वीणा। वीणा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया? फोक डांस कौन सा है इंडिया का? मणिपुरी, कथकली, गरबा या मोहिनीअट्टम? तो आपको पता है कि फोक डांसेस जो हैं इसमें से फोक डांस सिर्फ एक है, वो है गरबा। बाकी सारे ये क्लासिकल डांसेस हैं, मणिपुरी, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है गरबा, जो कि गुजरात का फोक डांस है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ये लाइन है लैटिट्यूड की, ये किस स्टेट के थ्रू पास करती है? आपको पता होगा 7 ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ से ये पास करती है। अब आपको एक ही बतानी है यहाँ पर इन चारों में से कौन सी किसके थ्रू ये पास करती है। यहाँ पर ये पास करती है झारखंड के थ्रू। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 84, वेलिकोंडा हिल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज सिचुएटेड इन? वेलिकोंडा हिल्स जो कि ईस्टर्न घाट्स में है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? अब ईस्टर्न घाट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईस्ट वाली साइड में है, तो यहाँ पर उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारे तो ईस्ट ही साइड में है। पर इसका आंसर जो है ये कौन सा है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा हिल्स हैं, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ईस्ट है अक्साई चीन के, ईस्ट ऑफ ले है, नॉर्थ ऑफ गिलगित है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो सियाचिन ग्लेशियर है नुब्रा वैली जो है उसके नॉर्थ वाली साइड में ये सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है, ये भी आप याद रखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी ज्योग्राफी में भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड भगीरथी कंबाइंस टू फॉर्म अ रिवर गंगा? अब आपको पता है कि गंगा जो है गंगा कहाँ से बनती है? अलकनंदा और भगीरथी, दो ऐसी रिवर्स हैं, जब वो मिलती हैं तो तब हमारे पास गंगा रिवर बनती है। तो ये किस जगह पर मिलती है? हरिद्वार पर, ऋषिकेश पे, रुद्रप्रयाग पे, या फिर हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो है देवप्रयाग। तो कहाँ पर मिलती है? भगीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग पे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जहाँ से आगे गंगा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर? दामोदर जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? दामोदर रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी? हुगली, जो कि कोलकाता के थ्रू फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया अकर्स? मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर दो ऑप्शंस में आप यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, एक चेरापूंजी है, एक दूसरा है मौसिनरम। तो यहाँ पर आंसर है इसका मौसिनरम, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया कौन सा है? गेंजेटिक प्लेन है, ट्रांस हिमालयाज हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, या फिर सेंट्रल इंडिया? तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है वो है हमारा वेस्टर्न घाट्स का एरिया, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ? सलाइन सॉइल, सबसे ज़्यादा खारी जो मिट्टी होती है वो किस स्टेट में पाई जाती है? तो आपको पता है समुंदर के नज़दीक जो भी स्टेट होगी उस वहाँ पर ही पाया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा है?
कौन सा ऑप्शन है जो कि समुद्र के नज़दीक है? दो हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस में है? गुजरात में सबसे ज़्यादा सलाइन्स फाइल पाई जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 91, फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल वन बाय इंडियन हॉकी टीम वाज 8। अब ये स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ पर पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम, अभी आपको पता है कि पिछले साल ही जो इंडियन हॉकी टीम थी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। तो यहाँ पर जो पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है इंडियन हॉकी ने कहाँ पर जीता था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो पहला जो जीता था इन्होंने एम्स्टर्डम में जीता था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी आपको पूछा गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट, इनमें से कौन सी टर्म क्रिकेट के साथ रिलेटेड नहीं है? एस, हैंडल द बॉल, टाइम्ड आउट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। तो इसमें एस जो है, जो कि टेनिस की फॉर्म, टेनिस की जो टर्म है वो यहाँ पर ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, नेम द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल गेम आपको पता है क्या है? हॉकी। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो माइकल जॉर्डन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 95 है, इन विच सिटी 2028 समर ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज। 2028 के समर ओलंपिक्स गेम जो है, एक विंटर ओलंपिक्स होते हैं एक समर ओलंपिक्स होते हैं, तो समर ओलंपिक्स गेम्स कहाँ पर होंगी? 2028 के समर ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 96, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी इसको मेजर करती है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास। इसको जो मेजर करने का काम है वो होता है मास, मास के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं। वेट भी यहाँ पर ऑप्शन था पर इसका मास जो है आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इफ अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ सर्कल देन वर्क डन ऑन इट। अगर किसी बॉडी को हम सर्कल में वर्ल्ड करते हैं तो उसके ऊपर जो काम होगा, वर्क डन होगा, वो कितना होगा? नेगेटिव, जीरो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, और पॉजिटिव। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 99, द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। जो अभी डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सी है? तो वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है? वो है एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 101, व्हेन अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड। जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है रिएक्शन के दौरान तो इसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, बोथ कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन। सही आंसर इसका रिडक्शन। जब भी ऑक्सीजन लूज करेगा तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। 102 अब हमारे पास आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट डक्टाइल इन नेचर। मोस्ट डक्टाइल, जिसको हम लंबी तार्स के फॉर्म में इसको बना सकते हैं, तो कौन सा है सबसे ज़्यादा डक्टाइल? वो है हमारे पास गोल्ड। मालेबल भी है और डक्टाइल भी है। 103 की तरफ हम चलते हैं, आइडेंटिफाई पैरासाइट इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा पैरासाइट है? पैरासाइट इनमें से कौन सा है? पिचर प्लांट है, कसकटा है, ब्लेडर वॉट है, या फिर सनफ्लावर है? तो कसकटा प्लांट यहाँ पर सबसे ये क्या होता है? ये एक पैरासाइट होता है, इसका एक होस्ट होता है जहाँ पर ये फीड करता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो कि आपस में टच के जरिए से फैलता है वो कौन सा डिजीज है? मीजल्स, स्कर्वी, अस्थमा या डायबिटीज? आपको पता है मीजल्स जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म्स हैं? तो किस स्टेट में है? अभी जो प्रेजेंट डाटा है उसके हिसाब से वो है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 106, शेषनाग माउंटेन इज सिचुएटेड इन। शेषनाग माउंटेन जो है ये कहाँ पे है? शेषनाग माउंटेन कहाँ पे है? ये है इन कश्मीर वैली, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द मेजर टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन कश्मीर। कश्मीर रीजन में कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल पाई जाती है? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल पाई जाती है जो कि है करेवा सॉइल। करेवा सॉइल में यहाँ पर सैफरॉन जो है यहाँ पर इसको कल्टिवेट किया जाता है इस सॉइल पे। क्वेश्चन नंबर 108 है, नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। रिवर उज के बैंक पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो जेएनके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये। यहाँ पर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उज रिवर पर है? वो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी ऑप्शन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिल्ड द हरी पर्वत फोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया था? आपको पता होगा, हरी पर्वत फोर्ट जो है ये बनाया था अकबर ने, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वॉज। पहला मुस्लिम रूलर कौन था कश्मीर का? तो कौन था? सुल्तान सदरुद्दीन, ये कश्मीर के पहले रूलर थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोहारा। लोहारा डायनेस्टी जो थी उसका फाउंडर कौन था?
क्विंदीदा, संग्राम राज, उदय राज या फिर जय संभा। इसका सही आंसर है संग्राम राज जो थे इसके फाउंडर थे लोहारा डायनेस्टी के। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज द मोस्टली परफॉर्म्ड इन द हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। हिली एरियाज जो है जम्मू रीजन में, उसमें इनमें से कौन सा फोक डांस सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है? हेरन, छम या डुम्हल, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास हफीज़ नगमा। तो हेरन जो डांस फॉर्म है सबसे ज़्यादा माउंटेन्स में परफॉर्म किया जाता है जम्मू कश्मीर में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन चक्री म्यूजिक। चक्री म्यूजिक जो है उसमें कौन सा, चक्री डांस भी हम इसको कहते हैं, उसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है? उसमें किया जाता है सभी, एक गराहा भी इस्तेमाल किया जाता है, सारंगी, रुबाब, ये सब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, विच फेस्टिवल इज़ द मोस्ट फेमस इन लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा फेस्टिवल है? तो ये है लोसार। लोसार यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है लद्दाख का। नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। यंग ऑथर्स को मेंटर करने के लिए कौन सी अभी नई जो प्रधानमंत्री की स्कीम आई है वो कौन सी स्कीम है? युवा है, या फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका लक्ष्य, गुरु या फिर उन्नति। तो सही ऑप्शन है ए, युवा। 116, सुपर कंप्यूटर नेम्ड सिमहॉग हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली। सिमहॉग सुपर कंप्यूटर किस कंट्री ने डेवलप किया है? सिमहॉग जो सुपर कंप्यूटर है वो डेवलप किया है ईरान ने। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है, रशिया हैज स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विद विच नेशन। रशिया ने अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो था वो किस नेशन के साथ स्टार्ट किया था अभी जो है रिसेंटली? तो ये स्टार्ट किया है किसके साथ? चाइना के साथ। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया, इंडिया का पहला अंडर सी टनल किस सिटी में बनाया जा रहा है? इंडिया का पहला अंडर सी के नीचे से अंडर सी टनल बनाया जा रहा है, वो किस सिटी में बनाया जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं कोलकाता, कोचीन, पुणे या फिर मुंबई। सही आंसर है सबसे पहला जो अंडर सी टनल है वो बनाया जा रहा है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 119, इन विच इंडियन स्टेट होस्ट द फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो डांस फेस्टिवल किस स्टेट में होस्ट किया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में होस्ट किया जाता है क्योंकि खजुराहो टेम्पल भी वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 120, आपका लास्ट क्वेश्चन आ चुका है इस मॉक टेस्ट का। विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ न्यू नेशनल मिनिस्ट्री फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस अफेयर्स। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस अफेयर्स के लिए किस कंट्री ने नई नेशनल मिनिस्ट्री बनाई है? तो सही आंसर है इसका निकारागुआ। निकारागुआ ने अपनी एक नई नेशनल मिनिस्ट्री बनाई है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो स्पेस अफेयर्स होते हैं उसके लिए एक अलग सी मिनिस्ट्री बना दी है। तो दोस्तों ये था हमारा JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का मॉक टेस्ट नंबर 1। आई होप आपको ये मॉक टेस्ट समझ आया होगा, पूरी तरीके से आपने इस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अच्छी नॉलेज भी आपको मिली होगी। और अगर आपको अच्छी नॉलेज मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग अगर आपको अच्छा लगे तो। और अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट में ये भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस अगर आपके यहाँ पर सही हुए थे 120 में से, आपका अपना स्कोर भी आपको बताना है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ कि अगर आपको ये जो PDF है इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये PDF मिलेगा आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।